नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल एनकली क्वेश्चन पेपर 28 मार्च 2019 की जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उस टॉपिक आप कवर अप करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे थे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। तो जितने भी लोग यहाँ पे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए जो सिलेबस क्लियर अप होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल टॉपिक अप करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में यहाँ पे जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे रेलवे के, इसमें जो सेकंड शिफ्ट के अंदर आपको जो एग्ज़ाम देखने को मिले थे, उस एग्ज़ाम को हम यहाँ पे आज कवर अप करने वाले हैं। आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों कि जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन थे, उनके बारे में हम फिर से एक बारी नोट डाउन कर लें, क्योंकि दोस्तों इनमें से ही आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको इस बार सेमेस्टर के अंदर जो 2 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उसके अंदर आपको आने वाले हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल की, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था 2019 के अंदर रेलवे का, उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो जितने भी लोग हमारे भाई बहन यहाँ पे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए खास यहाँ पे बनाई गई है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरीके से आप भी यहाँ पर तो आज की वीडियो में डिटेल टॉपिक कवर करना है किस तरीके से आप आरपीएफ करने वाले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा समय लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो आप बताइए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा खेल जो है वो कबड्डी से संबंधित है। जैसा कि दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कबड्डी खेल से संबंधित होता है वो है दोस्तों एक के एफ आई, यानी कि एक के एफ आई यहाँ पर हमारा कबड्डी खेल से संबंधित यहाँ पे विकल्प रखा गया है। तो ये रहेगा दोस्तों, ए रहेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, भारतीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर की गई थी 1885 में, जो कि आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में की गई थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है। तो आप बताइए दोस्तों, आणविक अखंड क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिए हैं क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर और आर्गन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। जी हाँ, निम्नलिखित में से एक जो आणविक खंड अखंड होता है, उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। तो इसको एक बारी फिर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑर्गन आपका एक आणविक अखंड यहाँ पे रखा गया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो आप बताइए दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है। तो वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी 10 डिग्री क्रीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि अंडमान निकोबार को यहाँ पर जो अलग करता है वो होता है दोस्तों 10 डिग्री क्रीक, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे 10 डिग्री क्रीक। तो आप इसको भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको एक बार आप यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो में और आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होते हैं। तो आप बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो क्षय रोग है और जो टीबी रोग है वो किस कारणवश होते हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे प्रोटोजोआ, कवक, वायरस और बैक्टीरियल। तो यहाँ पे जो क्षय रोग और टीबी रोग होते हैं, ये हमारे होते हैं बैक्टीरियल के कारण, यानी कि बैक्टीरिया के कारण जो किसी प्राणी को या मनुष्य को क्षय रोग और टीबी रोग होता है, जब भी हम उसके संपर्क में आते हैं तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं उनके हमारे साथ मिलने से यहाँ पर आपको क्षय रोग और टीबी रोग देखने को मिल सकते हैं। तो आपसे यहाँ पे बीमारी के भी रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन इस 2025 क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो आप इन लोगों को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये जो पेपर 2 मार्च में देखने को मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको ये पेपर देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं दोस्तों, घर्षण के कारण एक
दूसरे के संपर्क में दो सतहों की अपेक्षित गति क्या होती है? तो जब यहाँ पे घर्षण होता है यानी कि गति के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे एक से दो सतहों की जब सापेक्ष गति यहाँ पे क्या होती है, तो आप इसमें देखेंगे ये आपका हो जाएगा डी राइट आंसर संघर्ष। संघर्ष के कारण एक से दूसरे संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को संघर्ष यहाँ पे कहा जाता है। अब आप देखेंगे दोस्तों, कोलरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। तो आप बताइए कि जो ये कोलरू झील है ये किस स्थान पे पाई जाती है? तो कोलरू जो हमारी झील है ये हमारी पाई जाती है गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप जितनी भी झीलों के नाम है, नदियों के नाम है, इनको भी यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ झीलों और नदियों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि ये नदी कहाँ पर है, कौन-सी नदी कहाँ से निकलती है, और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे 2 से 3 इस क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन उसके ही रिलेटेड है कि कोलरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। अब आप देखिए कि कौन-सी नदी पाई जाती है, तो गोदावरी और कृष्णा यहाँ पे कोलरू झील के त्रिकोण में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आप बताइए दोस्तों, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य यहाँ पे 2 माने जाते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे है कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को घर से वांछित हॉल डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो अब बताइए कि जब भी किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन में यहाँ पर चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को घर से वांछित हॉल कितने समय के लिए सूचित कर देना चाहिए कि मैं घर से बाहर रहूँगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी, यानी कि 10 दिन। 10 दिन आपके लिए यहाँ पे मान्य होते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे निरस्त कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे जो संविधान के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं या कार्यरत हैं माननीय, उन सब के बारे में यहाँ से आपसे क्वेरी पूछ सकता है। तो अपने आपकी इस साल की जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करना है। जिन जिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका मैं एक नोट डाउन करके बहुत ही जल्द उसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। बहुत ही कम दिन आपके पास पड़े हैं, तो अपनी तैयारी को यहाँ पे दुगना कर दीजिए। हालांकि आपको कंपटीशन तो बहुत कम देखने को मिलेगा, पर जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपके लिए कंपटीशन बिल्कुल ना के मात्र में रह जाएगा। इसलिए आप अपनी सिर्फ यहाँ पे तैयारी की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पे आज 4 तारीख हो चुकी है। अब आपके पास बस यहाँ से पड़े हैं 20 दिन रह चुके हैं आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना जितना सिलेबस है उसको एक बारी कवर अप कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 की, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? हालांकि आप देख सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आपसे पूछा गया है और इस साल भी इसकी संभावना है। तो आप बताइए कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों कोशिका के नाभिक का यहाँ पे आविष्कार आप किया था। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आप देखेंगे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पर है? तो आप देखेंगे ये जो अशोक स्तंभ है ये हमारा एक राष्ट्रीय स्तंभ भी माना गया है, जिसमें आपको यहाँ पे चारों ओर शेर देखने को मिलते हैं, जो कि आपको बड़े-बड़े भवनों और कार्यकर्ता हॉल में देखने को मिलते हैं। अशोक स्तंभ उसी को कहा जाता है जिसका यहाँ पे निर्माण किसने किया था? तो अशोक का जो निर्माण आपको देखने को मिला, ये किसने किया था? तो अशोक का निर्माण यहाँ पे अशोक ने किया था। जो सम्राट अशोक था, उसी ने इसका नाम उसी के उसी ने इसका आविष्कार। तो आप देखेंगे दोस्तों, अशोक स्तंभ किसका चिन्ह है? तो अशोक स्तंभ यहाँ पे जो सम्राट अशोक था उसी का चिन्ह है, और उसी के नाम पर इसका नाम भी अशोक यहाँ पे रखा गया है। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये कहाँ पे है? अशोक सिंह स्तंभ कहाँ पे है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। तो अशोक आपका हो जाएगा सारनाथ। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अशोक स्तंभ कहाँ पर है? ये हमारा रहेगा सारनाथ में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर असामान्य प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो जो
तो जैसे कि आप देखते हैं लकड़ी की एक लुगदी होती है, उसके ऊपर रसायन प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया जो फाइबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों रियान। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा रियान, इसको आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं और आई होप कि आपको यहाँ तक पूरे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इसके बारे में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मैं जितना यहाँ पे आपसे पढ़ाता हूँ इसका सारा का सारा सिलेबस आपको इसी के अंदर से आने वाला है। तो प्लीज़ आपके पास एक कॉपी एक पेन जरूर होना चाहिए जिसके ऊपर ये सभी चीज़ें नोट डाउन करते रहिए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे रियो ओलंपिक 2016 में पहली बार भारतीय पैरालंपिक पदक की पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो बताइए दोस्तों यहाँ पे 2016 में जो पैरालंपिक हुए थे इसमें जो पहली भारतीय महिला थी पैरालंपिक पदक में दीपा मलिक जिसका आप नाम दे सकते हैं, उसने कौन सा पदक जीता था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियो पैरालंपिक 2016 में इन्होंने जीता था, दीपा मलिक ने रजत यहाँ पे रजत पदक जीता था। तो आप देख सकते हैं कि एक तो आपका क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे एक पहली महिला भारतीय कौन थी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली महिला भारतीय कौन थी, तो आपको इसका आंसर भी इसी के अंदर मिल जाएगा कि हमारी पहली जो दीपा मलिक थी, यानी कि जो पैरालंपिक 2016 में पहली पैरालंपिक पदक की जो पदक विजेता थी वो थी दीपा मलिक। तो इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे, बस एक बार ये आपको अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आप देखेंगे दोस्तों दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो आप बताइए दोस्तों ये दक्षिण भारतीय का है, वहाँ पे पहले मंदिर को प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो दक्षिण भारतीय मंदिर को प्रवेश द्वार को यहाँ पे गोपुर कहा जाता था, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को पहले यहाँ पे गोपुर कहा जाता था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता धक्का दिए बिना वर्तमान सीढ़ी पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना इस वाक्य को क्या समझाता है? तो आप देखेंगे जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वो आपको कहता है दोस्तों यहाँ पे सतत विकास, यानी कि जब भी हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम वर्तमान में क्या ऐसी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, तो वो होगा दोस्तों हमारा सतत विकास। यानी कि आज के समय में हम अगर सतत विकास कर देंगे, सारी चीज़ों की फॉर्मेलिटी कर देंगे, तो आने वाले भविष्य में हमारे जो बच्चे होंगे यानी कि जो हमारा फ्यूचर होगा उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपका यहाँ पे कम विकास रॉन्ग आंसर होगा। जब आप विकास ही नहीं करेंगे तो आपके बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? आर्थिक विकास तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो सरकारें आर्थिक विकास सर्च करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे महंगाई और गरीबी सब डिपेंड रहती है। तो इस तरीके से सतत विकास के ऊपर ऑप्शन आपका सतत विकास ऑप्शन राइट रहेगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको बारीकी से मैं समझाता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो बताइए दोस्तों जो सापेक्ष की घनत्व इकाई क्या होती है? तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, यानी कि ये जीरो होता है। तो सापेक्ष जो होता है वो होता है 0.0। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रह सकता है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या होती है? तो ये होती है 0.0। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई के दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो आप देखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। दिल्ली के लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सिंपली आप देखते हैं कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं अलाई और अलाउ, तो ये इनके नाम से ही मैच करता है। तो सिंपली आप इसके ऊपर करेक्ट राइट आंसर कर देंगे। अलाई दरवाज़ा दिल्ली के अंदर जो निर्माण कराया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हालांकि इसने और भी दरवाज़ों का निर्माण कराया है, उसके बारे में हम डिटेल टॉपिक लेके आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम जो तैयारी करवाएंगे और रेलवे के एग्ज़ाम की जो हम तैयारियां करवाना शुरू कर दी हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो रेगुलर आपको यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अब आप देखेंगे दोस्तों बर्फ़ का नमक डैश होता है। तो आप बताइए कि जो बर्फ़ का नमक होता है वो कितने कैलोरीज़ यहाँ पे होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 273.15 कैलोरीज़ आपका यहाँ पे होता है बर्फ़ का नमक, जो यानी कि बर्फ़ के अंदर जो नमक की मात्रा होती है वो 273.15 के यहाँ पे होती है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात कर रहे हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो आप बताइए दोस्तों जो दुनिया का सबसे बड़ा झरना है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों एंजल फॉल्स, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, तो एंजल फॉल्स आपका यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा झरना माना गया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सत्यमेव जयते किस शब्द उपनिषेध में है? तो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषेध में है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मुंडकोप निषेध में, यानी कि मुंडकोप निषेध में आपका सत्यमेव जयते का यहाँ पे उपनिषेध दिया गया है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। सत्यमेव जयते मुंडकोप निषेध का उपनिषेध यहाँ पे माना गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं दोस्तों ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? यानी कि जो सुशील कुमार हैं ये भी हमारे यहाँ पे एक ओलंपिक विजेता हैं, और आप बताइए कि ये किस खेल से संबंधित है? तो सुशील कुमार जो हमारे हैं वो यहाँ से कुश्ती खेल से संबंधित हैं। हालांकि आप देखेंगे कि मुक्केबाजी से आपको मैरी कॉम देखने को मिल जाएंगी, शूटिंग से आपको मन्नू भास्कर देखने को मिल जाएंगी, और भारोत्तोलन में भी आपको एक यहाँ पे पदक विजेता देखने को मिल जाएगा। हालाँकि आप यहाँ पे देखेंगे जो सुशील कुमार हैं ये हमारे कुश्ती खेल से संबंधित हैं। तो इस तरीके से आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो आप बताइए दोस्तों नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो जो हमारी नर्मदा नदी है ये हमारी निकलती है दोस्तों अमरकटक से, यानी कि अमरकटक से हमारी नर्मदा नदी निकलती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे व इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में माना जाता है? तो जो जहाँ से लोहा और इस्पात की ज़्यादा यहाँ पे पड़त होती है उस राजधानी को क्या कहा जाता है? उसको यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों पीटर्सबर्ग, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीटर्सबर्ग आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा लोहा और इस्पात की दुनिया मानी गई है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो ये आपकी हो जाएगा दोस्तों शरवती। शरवती नदी के ऊपर आपको सबसे ऊंचा झरना यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। मौलिक अधिकारों का समानता का अधिकार क्या है? तो जो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पर कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, यानी कि मौलिक अधिकार में माना गया है कि कानून के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो आम हो, राजनेता हो, कोई सी पार्टी से हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, वो सब यहाँ पे कानून के लिए समान यहाँ पे माने गए हैं। तो देखते ही देखते यहाँ पे दोस्तों 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने इस 30 क्वेश्चन को यहाँ पे देखा है वो एक बारी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि अभी तक आप इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है दोस्तों हमारा महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो आप बताइए दोस्तों महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध समुद्र तट हैं उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे नरसिंह वर्मन सेकंड ने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड। तो आपका यहाँ पे नरसिंह वर्मन सेकंड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो आप बताइए दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता किसको दी गई है? तो ये आपको दी गई है दोस्तों यहाँ पे सभी भारतीय नागरिकों को। तो सभी भारतीय नागरिकों को आपको ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने अपने धर्म को यहाँ पे मान सकते हैं। भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
लाल मिट्टी का रंग डैश के कारण लाल होता है। तो आप बताइए दोस्तों, ये लाल रंग की मिट्टी होती है, इसका लाल रंग किस कारण होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, फेरिक ऑक्साइड के कारण यहाँ पे लाल मिट्टी का रंग लाल रंग का होता है। तो फेरिक एसिड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप देखेंगे दोस्तों, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो पहली जो सार्वभौमिक परिषद है वो किस वर्ष भरी गई थी? तो वो हमारा वर्ष हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1893 ईस्वी, यानी कि डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1893 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीर्घकालिक योजना। अर्थशास्त्र में जो वैकल्पिक कार्यक्रम है उसको हम बोलते हैं दोस्तों दीर्घकालिक योजना। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई गई थी? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो है सिंधु सभ्यता के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये उसी रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि जो नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा किस मीनार में पाई गई थी। यहाँ पे जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी उसके अंदर एक जगह थी दोस्तों हमारी मोहनजोदड़ो, जहाँ पर एक नाचती हुई कांस्य की प्रतिमा आपको देखने को मिली थी, जो कि अभी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो ने सिंधु घाटी की जो यहाँ पे खोज की थी, ये सिंध नदी के किनारे की गई थी, जिसको यहाँ पे सिंधु घाटी का नाम दे दिया गया, जो कि इस समय यहाँ पे बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको जो है मोहनजोदड़ो और यहाँ पे कालीबंगा लोथल जैसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के रिलेटेड। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सभी क्वेश्चन को आप रीड डाउन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको इसकी नॉलेज मिल जाएगी। हालांकि जो एक नाचती हुई प्रतिमा आपको यहाँ पे देखने को मिली थी, सोने की नाचती हुई प्रतिमा यहाँ पे पाई गई थी, जो कि मोहनजोदड़ो के अंदर पाई गई थी। अगर खोज की बात करें तो खोज यहाँ पे दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। और सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है, हालांकि भारत के अंदर अपने जो वर्ल्ड की सबसे भारी सबसे पुरानी खोज यहाँ पे मानी जाती है, जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता भी इसी के अंतर्गत आता है। और जहाँ पे ये नाचती हुई कांस्य की जो प्रतिमा पाई गई थी वो हमारी पाई गई थी दोस्तों मोहनजोदड़ो के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनको भी एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को और हार्ड बनाइए और अच्छा बनाइए, और साथ ही साथ दोस्तों 2025 के अंदर वर्दी अपने सीने के ऊपर जरूर पाइए। हमारा लक्ष्य है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे द्वारा पढ़ते हैं, उनको यहाँ पे इस साल सिलेक्शन उनका हो जाए। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आपको भी हमको सपोर्ट करना चाहिए, और इस वीडियो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्र और अंश के डैश से डैश तक घूमता है। तो शुक्र है अपने जो अंश से होता है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है? तो यहाँ पे शुक्र अपने अंश से यहाँ पे पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। तो आपका जो है यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र शुक्र अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है दोस्तों सुरक्षित, यानी कि वो राज्य यहाँ पे सुरक्षित होता है जहाँ पे धर्म निरपेक्ष नहीं किया जाता। धर्मनिरपेक्ष राज्य ही आपका यहाँ पे सुरक्षित राज्य माना गया है। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो आप बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रयुक्त प्रणाली है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों मिश्रित व्यवस्था। मिश्रित व्यवस्था की वजह से ही आपकी यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर प्रयुक्त प्रणाली के द्वारा यहाँ पर चलती रहती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते ही देखते दोस्तों हम लोग 40 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अपने 40 नंबर क्वेश्चन की। तो वो है दोस्तों, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? तो आप बताइए दोस्तों, राज्य के राज्यपाल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राज्य के राज्यपाल को कहा जाता है दोस्तों कैबिनेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैबिनेट जो एक मंत्री होता है, जो कि आपको कभी कभी सुनने को मिलता है, वो होता है दोस्तों हमारे राज्य का राज्यपाल। किसी भी राज्य के अंदर बहुत सारे
कैबिनेट होते हैं, पर उनका एक हेड होता है जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों दुनिया का डैश सर्वोच्चम शिखर है। तो सबसे ऊंचा यहाँ पे जो शिखर माना गया है अपने इंडिया के अंदर, वो है दोस्तों यहाँ पर दुनिया के अंदर, वो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सर्व उच्चम यहाँ पे शिखर माना गया है। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें दोस्तों योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति को क्या कहा जाता है। तो योग के जो प्रकार होते हैं, जैसे कि हम योगा करते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें अर्ध पद्मासन की स्थिति को क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है दोस्तों आधा लिली। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आधा लिली आपका अर्ध पद्मासन की स्थिति को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो आदेश की अधिकतम अवधि क्या होती है। तो यहाँ पे अगर आपको संसद की तरह अनुमोदित नहीं किया जाता है तो आपके जो आदेश की जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 महीने 6 सप्ताह की रखी जाती है। यानी कि 6 महीने और 6 सप्ताह तक ही आप यहाँ पे आदेश की अधिकतम अवधि तक मान्य होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वास्तुकला में पंचायत शैली किस रूप से संबंधित है। तो आप बताइए कि वास्तुकला में जो पंचायत शैली है वो किस रूप से स्तंभित है। तो जो वास्तुकला थी पहले, उसमें जो यहाँ पे पंचायत शैली कहा जाता था वो मंदिर को कहा जाता था। यानी कि मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वास्तुकला में पंचायत शैली मंदिर शब्द से संबंधित है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पे, आर्ट फीस्ट आर्टिशियल जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है। तो आर्ट फीस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है दोस्तों हमारा विश्व चैलेंज कप से जुड़ा है दोस्तों। आर्ट फीस्ट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि आर्ट फीस्ट जिम्नास्टिक हमारा विश्व चैलेंज कप से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। तो राज्य परिषद को क्या कहा जाता है। राज्य परिषद को यहाँ पर राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। तो इसी के अंदर आपका आंसर छुपा हुआ है। राज्य परिषद को ही राज्य की परिषद भी कहा जाता है। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है। तो आप देखेंगे जो एक मुद्रा होती है, उस मुद्रा की तुलना को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है दोस्तों विदेशी मुद्रा मुद्रा विनिमय दर। विदेशी मुद्रा विनिमय दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, यानी कि डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो एक विदेशी मुद्रा होती है उसकी तुलना को यहाँ कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे राइडर किस खेल संबंधित खेल से जुड़ा हुआ है। तो बताइए कि राइडर जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो राइडर को हम बोलते हैं दोस्तों कबड्डी के अंदर राइडर बोला जाता है, प्लेयर को राइडर बोला जाता है। यानी कि बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइडर कबड्डी के प्लेयर को बोला जाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों, ऑप्शन प्रश्न नंबर 49 की संख्या की बात कर रहे हैं। खजुराहो में कदारिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है। तो जो खजुराहो के अंदर मंदिर है उसको यहाँ पे वो किन भगवान से संबंधित है, वो आप देखते हैं कदरिया महादेव मंदिर। तो आप देखते हैं कि जहाँ पे महादेव मंदिर है वहाँ पे आप देखते हैं महादेव मंदिर हमारा शंकर जी से संबंधित है। यानी कि जो महादेव हैं उनको हम शंकर जी बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं, महादेव भी बोलते हैं, भोलेनाथ भी बोलते हैं, भोले बाबा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कदारिया के अंदर जो महादेव मंदिर है वो शंकर जी से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसा कि कितना सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिला हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 50 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे वित्तीय सहायता डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आप बता सकते हैं कि जो वित्तीय सहायता होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो जो हमारी वित्तीय सहायता है वो हमको यहाँ पे प्रदान करता है दोस्तों यहाँ पे रिजर्व बैंक। यानी कि जब रिजर्व बैंक आगे यहाँ पे सपोर्ट करता है तभी यहाँ पे हमारी वित्तीय सहायता अच्छे से चल सकती है। तो रिजर्व बैंक हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अच्छा ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी।
यानी कि वित्त सहायता हमारे लिए जो मायने रखती है, वो रखती है दोस्तों यहाँ पे रिज़र्व बैंक। तो ये आपका बी आंसर यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो का टारगेट था वो था दोस्तों 50 क्वेश्चन का। आई होप कि आपको तो पूरी वीडियो समझ आ चुकी होगी, और जितने क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। हालाँकि ये इस तरह के वीडियो हम अपने रेगुलर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आते रहेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी नौकरियों और जो है आरपीएफ का एक जो बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उन सभी की वीडियो हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर 100% फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे आरपीएफ की तैयारी करनी है, कम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, या फ्यूचर में आने वाले जितने एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम का सिलेबस हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इस तरह ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।